फिर हम लोग ने 2 केमिस्ट्री के चैप्टर, 2 फिजिक्स चैप्टर, 2 बायो चैप्टर। सो अब हम लोग ये कहेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 मीन्स 2 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का साउंड। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज साउंड क्या होता है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट साउंड। इस वीडियो में हम लोग 1 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पूरा साउंड हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। Topic to be covered. What the topic that will be covered in this chapter? So many topic are there. You can see here that many topic are there. First, production of sound, then propagation of sound, then hearing process, then characteristics of sound. Different characteristics of sound are there: audible and inaudible sound, noise and music, and in the topic some subtopics are there. So let's start the chapter. First will be the production of sound. You will know that what is sound. Sound is a form of energy which is produced by vibrating object. Sound क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि वाइब्रेटिंग, अगर हम किसी चीज को वाइब्रेट करते हैं तो वो उससे फॉर्म होती है। क्या? साउंड। क्या? साउंड, ठीक है। क्या क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। देन साउंड प्रोडक्शन इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। साउंड का प्रोडक्शन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में कैसे होता है? आप जानते होंगे कि जैसे मीन्स सितार और तबला, ढोलक और वायलिन, वीणा, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इन आवर सराउंडिंग। हम लोग ने पढ़ा साउंड क्या होता है। फिर साउंड प्रोडक्शन इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है और क्यों होता है। सबसे पहला है हम लोग का गिटार। और इमेज आप यहाँ देख सकते हैं गिटार की, ठीक है। इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। इसके स्ट्रिंग जो है वो एकदम स्ट्रेच्ड होते हैं, मीन्स खिंचे हुए रहते हैं। तो उसको जब हम लोग मीन्स वाइब्रेट करते हैं तब उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग ने अभी पढ़ा कि साउंड अगर किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट किया जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देन ढोलक ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब आप कहेंगे मेम्ब्रेन्स, सो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये जो येलो कलर से मैंने 1 सेकेंड आउटलाइन जिसकी की है, यही होता है मेम्ब्रेन। जब ये भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, स्ट्रेच्ड स्किन की तरह ये रहता है। जब इसको वाइब्रेट करेंगे तो इसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। एक चीज दिमाग में आपको बैठाना है कि अगर कभी भी कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। फिर ढोलक का हम लोग ने पढ़ लिया। फिर सितार ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, सेम एज गिटार, ओके। So it is in the sitar, the sound is also produced by strings, or you can say that stressed skin, okay. Then flute due to vibration of air column. Then you can say what is air column. So once you can see here, you can see here the small black where I can point a yellow. There is a air column in this picture, not clearly the air column, but in the flute there is a air column, okay. And by the air column the sound is produced in the flute. Sound is produced in the flute by the air column. So हम लोगों ने पढ़ा गिटार, ढोलक, सितार एंड आखिरी में फ्लूट।
सो इन सबके म्यूजिकल पार्ट को मीन्स म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट को पढ़ा कहाँ से, इन सब इंस्ट्रूमेंट में साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. Then the second topic is the sound production in humans. How I and you, all the living beings can produce, but in humans we can study in the humans, not in animals or not in animals. Okay, so when we talk about the human, how the human can produce sound, so in humans sound is produced by the voice box or larynx. You can say what is voice box, what is larynx. One second. Here in the neck the voice box or larynx present. Here the voice box or larynx is present. Okay, it is at upper and end of the windpipe. The two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. ये जो है, जो लैरिंग्स है और वॉइस बॉक्स दोनों एक ही चीज है, और इसमें क्या होता है, टू मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोकल कार्ड. क्या कहते हैं, वोकल कार्ड. ठीक है, क्या कहते हैं उसको, वोकल कार्ड. ठीक, ओके. देन पैसेज ऑफ एयर मींस एयर के पैसेज के लिए विंड पाइप और ट्रैकिया रहती है. एयर पास होने के लिए साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसमें एयर को पास होना जरूरी है. सो एयर पास होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगी. सो एयर पास करने के लिए क्या है, विंड पाइप और ट्रैकिया. क्या है, विंड पाइप और ट्रैकिया. व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द सिल, the vocal cord vibrates then producing sound. Then this is the main point. Our lungs can push, or you can say can force, yes, can force or push the air through the upper part of the body. So when by the air the vocal cord that is present in our neck or can vibrate. Okay, can vibrate. Then by this vibration in the humans the sound is produced by larynx, or you can say voice box. Larynx, or you can say that voice box. What do you study, lungs क्या करता है, लंग्स जो है वो एयर को ऊपर पुश करता है. ठीक है, फिर वोकल कार्ड जो है उस एयर की मदद से वाइब्रेट करता है, उस एयर की मदद से वाइब्रेट करता है. और जब कोई भी चीज हम लोग ये पढ़े वाइब्रेट करेगी तो वो क्या होगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, यहाँ पे आप वोकल कार्ड की, यहाँ पे आप पूरे लैरिंग्स की इमेज देख सकते हैं. ये इसके अंदर देखिए टू मेम्ब्रेन है. वन सेकेंड, वी शेप दोनों मेम्ब्रेन मिलके बनाते हैं, और यही दोनों मेम्ब्रेन क्या है, वोकल कार्ड. ये टू मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होते हैं, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स में. जब ये दोनों मेम्ब्रेन वाइब्रेट करते हैं तब क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. Then second topic is propagation of sound. Second topic is propagation of sound. Okay, sound propagates in air. Once again, sound propagates in air as a series of compression and rarefaction. You can study that. I can speak. You can hear the sound by the medium that is around us. That name was the air. The medium name was the air. Then the sound is produced by the voice box or larynx in the humans. Then you can say it will propagate in the air. It will travel in the air to you or to many other people that will surround us. Okay, so
by the sound can propagates in the air by the compression and rarefaction, by the compression and rarefaction, okay, compression and rarefaction. Then let's take the example, एक एग्जाम्पल लें तो of a vibrating turning fork, for when it moves forward it pushes and compresses in front of it, creating a region of high pressure. This region is called the compression. अब जो हम लोग टर्निंग फॉर्क का एग्जांपल ले सकते हैं, जो टर्निंग फॉर्क है उसको अगर हम लोग हल्का सा भी मींस टच कराएं कहीं और थोड़े एनर्जी के साथ टच कराएं तो क्या वो वाइब्रेट करने लगता है, और फिर उसका जो मींस क्या होता है, वो आगे मींस ऐसे ऐसे हिलने लगता है. सो आगे वो जाता है मींस अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड, this is a turning fork, okay, this is a turning fork. When these two vibrate, means this part is vibrate of the turning fork. जब ये दोनों वाइब्रेट, 1 सेकेंड, हाँ, ये दोनों जब वाइब्रेट करता है तो ये आगे बढ़ता है, ठीक है. ये जब आगे बढ़ता है तो ये क्या करता है, ये एयर को पुश करता है और कंप्रेस करता है, एयर को पुश करता है और कंप्रेस करता है, और एक हाई डेंसिटी और यू कैन से दैट हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट करता है, उसी को कहते हैं कंप्रेशन. समझ में? मीन्स आप ये लिख सकते हैं व्हाट इज कंप्रेशन. सो हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी मीडियम इज नोन एज द कंप्रेशन. हाई डेंसिटी मीडियम इज नोन एज द कंप्रेशन. ओके, देन समझ में आ गया. टर्निंग फॉर्क लिए थे, उसको वाइब्रेट करेंगे तो वो जब आगे मींस आगे फॉरवर्ड मूव होगा, आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, वो एयर को कंप्रेस करेगा और या फिर एयर को कंप्रेस करेगा या फिर पुश करेगा, कंप्रेस करेगा या फिर पुश करेगा, और ये क्या दोनों एयर को कंप्रेस और पुश करेगा, और फिर हाई डेंसिटी हाई प्रेशर का मीडियम क्रिएट करेगा, और उसी हाई डेंसिटी मीडियम हाई प्रेशर मीडियम को क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, कंप्रेशन. When the vibrating body moves backward, it creates a region of low pressure called rarefaction. अब ये जब यही टर्निंग फॉर्क, यही जो हम लोग का टर्निंग फॉर्क था, जब ये बैकवर्ड मूव करेगा, जब ये बैकवर्ड वाइब्रेट करेगा, कोई भी बॉडी जब बैकवर्ड वाइब्रेट करेगी तो वो कैसा रीजन क्रिएट करेगी, लो डेंसिटी लो प्रेशर का मीडियम क्रिएट करेगी, और उसी लो प्रेशर और लो रीजन को क्या कहते हैं, लो प्रेशर और मीडियम और लो प्रेशर और यू कैन से दैट लो डेंसिटी का मीडियम जब ये प्रोड्यूस और क्रिएट करेगा तब ये रेयर फ्रैक्शन कहलाएगा. तब यही जो है वो रेयर फ्रैक्शन कहलाएगा. ओके, देन as a object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction are created in air. This is how sound propagates. ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आगे या फिर पीछे वो बहुत तेज मूव करेगा तो एक साथ जब कोई भी ऑब्जेक्ट आगे या फिर पीछे बहुत तेज मूव करेगा तो एक साथ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों क्रिएट होंगे. मींस जब वो आगे बढ़ेगा तो कंप्रेशन फॉर्म होगा, जब वो पीछे मींस बैकवर्ड आएगा तब क्या होगा, रेयरफेक्शन फॉर्म होगा. और इसी से जो साउंड है वो प्रोपागेट करता है, वो ट्रेवल करता है किसमें, इन द एयर मीडियम में वो प्रोपागेट करता है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट आगे या फिर पीछे बहुत तेज से मूव करेगा, रैपिडली मूव करेगा, या आगे पीछे
तो क्या होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो मीडियम है दोनों फॉर्म होंगे एक साथ, और इसी से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, साउंड जो प्रोड्यूस होके वो ट्रेवल करेगा, वो प्रोपागेट करेगा। देन this you can see here the compression and rarefaction. You see that the compression is here, compression you can see here, the high density medium, and when we talk about the rarefaction, in the rarefaction the particle cannot compress, they are, means you can say the free, not the compress, they can free. That this medium is called the low density medium and also called rarefaction, and this is called the high density medium, also called the compression. There is a turning fork, when turning fork moves forward the compression will be formed, and the series of compression and rarefaction together helps the sound to propagate in the air. मतलब compression rarefaction दोनों मिलेंगे तो क्या तो साउंड को प्रोपागेट, साउंड को ट्रेवल करने में वो दोनों हेल्प करेंगे. Then propagation of sound means, in the propagation of sound, next point is sound requires a medium for propagation. It cannot travel through vacuum because the vacuum has no medium which can carry the sound energy. अब साउंड क्या है, साउंड जो है, साउंड को चलने के लिए, साउंड को प्रोपागेट, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, किसी मीडियम की जरूरत होती है. ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है. साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन और साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. साउंड को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और साउंड जो है वो वैक्यूम में नहीं चल सकता. क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता जो कि साउंड को, एनर्जी को जो है ट्रेवल करवाए, और या फिर साउंड उसमें ट्रेवल करे वैक्यूम में. अगर मान लीजिए यहीं पे सराउंडिंग अगर वैक्यूम हो जाए तो हम चिल्लाते रहेंगे, आप कुछ नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट कि वैक्यूम जो है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, साउंड उससे ट्रेवल नहीं कर पाता. But in our surrounding there were many mediums, and the common medium that we speak in that medium, that is air. We speak in the air. The air can travel the sound, can propagate the sound, can help the sound to propagate and to reach the sound to you. Okay, so sound needs a medium, sound cannot travel in the vacuum. These 2 points are the main. Then if you ask the why, अगर पूछा गया क्यों, तो आप क्या बताएंगे, वैक्यूम हैज नो मीडियम एंड साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन. ओके, साउंड कैन ट्रेवल through solid, liquid and gas. Its speed is maximum in solid, followed by liquid and then gas. Then this point say that, one second, this point say that sound will be travel in the solid, liquid and gas. These 3 mediums the sound can travel. इन तीनों कलाम में कौन सा मीडियम होता है, वैक्यूम होता है, वैक्यूम में चलेगा नहीं, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता. ओके, सो यही 3 मीडियम है जिसमें साउंड ट्रेवल करता है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस. और पूरे वर्ल्ड में इन द फॉर्म ऑफ दीज 3 ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट. तो इसी 3 में साउंड जो है वो ट्रेवल करता है, और साउंड सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड में. सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में. मींस सबसे कम वो गैस में ट्रेवल, मींस सबसे कम स्पीड से वो गैस में ट्रेवल कर पाता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर पाता है. देन इन सॉलिड स्पीड इज मैक्सिमम. ये वाला गेम आप और अपने दोस्तों में खेला होगा, कहते हैं कि हाँ सर लगाओ टेबल पर सर लगाओ, अब थक तो पाएंगे हम, और तुमको सुनाई देता है, बिकॉज क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है. क्या आप लोग खेले होंगे अपने फ्रेंड के साथ कि आप मींस बेंच पे जो ऐसे कान लगाओ, ठीक है, मान लीजिए बेंच ऐसे कान लगाओ, और यहाँ से आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, साउंड को वाइब्रेट करेंगे, और यहीं से जो है ये पता चलता है कि सॉलिड में भी
साउंड जो है वो ट्रेवल करता है। और सॉलिड में स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। सॉलिड में स्पीड क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। देन इन लिक्विड, इन लिक्विड, अच्छा अगर आपको लिक्विड में चेक करना है तो कुछ नहीं करना है वैसे। इससे आपको करना क्या है, कोई इलेक्ट्रिक बेल या इलेक्ट्रिक वो ले लेना है, पानी में डाल देना है, और उसको जब बजाएंगे आप, जब उसको बजाएंगे तो वो बजेगा और आपको सुनाई देगा, बजेगा भी आपको सुनाई देगा। मतलब इससे आप क्या कह सकते हैं कि लिक्विड में भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। लिक्विड में क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड मीन्स वाइब्रेट का साउंड ट्रेवल करता है लिक्विड में भी। ठीक, क्या करना है आपको? किसी जार में जिसमें वाटर है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक बेल डाल देना है, फिर उसको रिंग करना है, उसको बजाना है, तो आपको सुनाई देगा। बिकॉज ऑफ दैट इससे साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रेवल करता है। देन gas, in gas speed is minimum and in the liquid speed is more than gas but less than solid, means in liquid में solid से कम रहता है और लिक्विड गैस से ज्यादा रहता है। गैस में आप देख सकते हैं ये गैस है, मींस एयर है, हम लोग के आसपास, हम लोग के सराउंडिंग में एयर है, हम स्पीक कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है। सो यही, इससे क्या पता चलता है कि आप सॉलिड मींस साउंड जो है वो गैस में भी ट्रेवल करता है। Then shearing process. Then shearing process. What about the hearing process? हम कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, अभी तक हम लोग ने किसके द्वारा पढ़ा? कंपेयरिंगली। बट हम लोग के पूरे बॉडी का एक पार्ट है जो हम साउंड को लिसन करता है, वो क्या है? ईयर। क्या है? ईयर। ओके, दिस इज ईयर। ओके, so let's talk about the ear. What is ear and what is different types of ear? So ear is a hearing organ in our body that hear the sound and feel and send message to the brain what we do and what we react about that sound. Okay, the outer part of the ear called pinna. The outer part of the ear called pinna helps in collecting the sound and funnels into a eardrum through the ear canal. अब अब क्या होता है? जो साउंड का जो आउटर पार्ट है, साउंड का आउटर पार्ट मींस दिस यू कैन सी दैट this part is called the pinna. This part is called the pinna and it helps in the catch the sound that were in the surrounding. जितने भी साउंड में जितने भी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कैच करने का, उसको पकड़, उसको सुनने का, उसको कैच करने का और ईयर ड्रम में भेजने का काम किसका है? पिन्ना का। और क्या करता है ये ईयर कैनाल? बाय द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल क्या है? तो ये ईयर पिन्ना के बाद एक कैनाल होता है और उससे वो ईयर ड्रम तक वो साउंड जाता है। देन ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन रिस्पॉन्स टू द इनकमिंग साउंड। अब क्या आपको पता है क्या किया? जो ईयर पिन्ना था वो हम लोग के सराउंडिंग में जितने भी साउंड प्रोड्यूस होते उसे कलेक्ट करता और ईयर कैनाल से ईयर ड्रम में भेजता। फिर ईयर ड्रम जैसे ही कोई साउंड वो सुनता तुरंत वो वाइब्रेट करने लगता। तुरंत क्या करता? वो वाइब्रेट करने लगता। कौन? ईयर ड्रम। 3 little bones present in the middle ear. One second. Three little bones present in the middle ear increase the strength of the sound and pass the vibration to the cochlea where these vibration converted into electrical impulses. अब क्या होते हैं? अब जब ईयर ड्रम जो वाइब्रेट करता है तो उसके आगे 3 बोन्स होती हैं। उन तीनों का नाम क्या है? मैलियस, इनकस, स्टेपीज। क्या? मैलियस, इनकस, स्टेपीज। First will be malleus, second will be the incus, third is stapes. You know that the stapes is the smallest bone in our body. These three small bones are present after the eardrum. Malleus, incus, stapes. One second. Okay.
malleus, incus, and stapes. So these three bones are the small bones, and then the eardrum vibrate. The three bones also vibrate. These three bones pass for one by one. Firstly malleus, then incus, then stapes. These three bones pass the sound into the cochlea, a fluid-like, coil-like tube filled with fluid. Means a coil-like mean snail के जो shell टाइप में, स्नेल के शेल टाइप में वो प्रेजेंट होता है. स्नेल के शेल टाइप में वो क्या करता है, वो जो है कि स्नेल की शेल टाइप में वो रहता है और उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है. क्या करते हैं ये, किसमें पास करते हैं, ये पास करते हैं टू द कॉक्लिया. अब कॉक्लिया क्या करता है, अब कॉक्लिया इसी साउंड को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है. किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में. कौन, कॉक्लिया. कॉक्लिया a coil like tube filled with fluid. Then these impulses are then sent to the brain by the auditory nerve. अब क्या होता है, अब यही जो इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कॉक्लिया कन्वर्ट कर दिया गया था, वो ब्रेन को भेज दिया जाता है बाय द ऑडिटरी नर्व. एक नर्व है जो हमारे ईयर में प्रेजेंट है जिसका नाम है ऑडिटरी नर्व, और यही जो है ब्रेन को मैसेज सेंड कर देती है, वही इम्पल्स सेंड कर देती है. फाइनली द ब्रेन सेंस दीज इम्पल्स एज साउंड. अब जो ब्रेन है वो इम्पल्स मींस वो अब उस साउंड को कैच कर लेता है कि अब क्या करना है और ये साउंड कैसी है. इतना प्रोसेस होने में बहुत टाइम नहीं लगता, मिनिमम 0.1 मिली सेकेंड यू कैन से. साउंड मैंने प्रोड्यूस किया, आपको सुना दीजिए इतनी जल्दी. वाई, बिकॉज दिस प्रोसेस इतना फास्ट है, मैंने जितना बताया इतना स्लो नहीं है, ये फास्ट, ये प्रोसेस बहुत फास्ट है. ईयर पिना तुरंत वो करता है, ईयर ड्रम तुरंत वाइब्रेट करता है, देन थ्री बोन्स जो है वो वाइब्रेट करती है, वो कॉक्लिया को भेजती है, और कॉक्लिया उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में भेज देता है, और ऑडिटरी नर्व उसको ब्रेन थ्रू ब्रेन को भेज देता है, और ब्रेन वो आवाज बता देता है कैसी आवाज है और क्या करना है. So you can see here the structure of the ear. You can see here the structure of ear. So you can see this is a structure of ear. This is a pinna. This is a eardrum, and the screen-like structure, that is cochlea. Then this is auditory nerve. Then this is auditory canal. You can see your ear canal. By the ear, firstly the pinna catches the sound, then transfer to the eardrum by the ear auditory canal, or you can say the ear canal. And then here the eardrum vibrate, then three bones are present, and three bones convert the, means can pass the sound to the cochlea, and the cochlea convert into the electrical impulse, and then the auditory nerve sent to the brain. Auditory nerve sent to the brain. Okay. So this is a process. So this is a process of to listen or to hear the sound. So we can
see the, we can see the how we can hear the sound. Okay, so this is a whole the hearing process. 1 second, one network issue. 1 second. So guys, 1 second, please wait. Some network issue is there. We can solve the network issue. So guys, we can solve the network issues, and then our next topic will be the characteristics of sound. Our next topic will be the characteristic of sound. So अगर कोई चीज होती है, आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी चीज की कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, so the propagation of sound can be represented in the form of wave. अब अगर हम लोग कहीं भी साउंड का प्रोपागेशन दिखाते हैं, मीन साउंड जो वो ट्रेवल कर रहा है, किस फॉर्म में दिखाते हैं? इन द वेव फॉर्म में दिखाते हैं. Wave means, you can understand, this is a medium and we can see like this. We can see like this. 1 second. Like this. Okay. The reason of higher pressure or compression is represented as crest, and region of lower pressure of or rarefaction is represented as trough. अब क्या होता है, ये जो हम लोग ने मीडियम बनाया था, इसमें जो हम लोग ने साउंड वेव को वो किया था. अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर वाला मीन्स ये दूरी जो थी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रेस्ट. और ये जो नीचे दिस वन, ये जो नीचे है, इसको क्या कहते हैं? ट्रो कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रो. क्रेस्ट एंड ट्रो. So the region of higher pressure, this is a higher pressure, is called the crest, and region of lower pressure is called the trough. Then
we can study the main things. This is a, you can say this is a propagation of sound. So you can see this is a wave, this is a crest, this is a trough. Then this maximum displacement of the higher pressure is also known as crest, as well as it is also known as amplitude. It is also known as amplitude. It is also known as crest and also known as amplitude. Both are the same, but when we talk about the amplitude, this is the amplitude. The crest, the upper region of the crest is crest. Okay. And you can say this is a wave trough, this is a wave trough. Okay. And the distance between the two crest, or you can say the distance between the two crest, is known as the wavelength, is known as the wavelength. अब ये wavelength चाहे crest की हो चाहे ये wavelength यहाँ हो, इसको भी हम लोग wavelength ही कहेंगे. One second, wavelength ही कहेंगे. Okay. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेव लेंथ. इसको भी चाहे ट्रो का वेव, दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस हो चाहे दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस हो, दोनों को वेवलेंथ कहेंगे. जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मींस जो क्रेस्ट है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं. बट अगर कहीं पूछा गया, इस चैप्टर में मेन एम्पलीट्यूड है, अगर कहीं एम्पलीट्यूड पूछा गया तो क्रेस्ट में समझिएगा ये जो हायर रीजन ऑफ जो हाई प्रेशर होता है. और क्रेस्ट अगर कहीं पूछा गया क्रेस्ट, सो द क्रेस्ट इन दिस वे, तो मींस इन दिस वेव. सो आप क्या करेंगे, इसको जो है वो क्रेस्ट दिखा देंगे. देन first is the wavelength. We will talk recently about the wavelength. What is wavelength? The wavelength is a distance between any two consecutive crest or throw. किसी दो लगातार क्रेस्ट और या फिर ट्रो का दो ट्रो या दो क्रेस्ट का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, वेवलेंथ. अभी हम लोगों ने देखा कि दो क्रेस्ट और दो ट्रो चाहे जो हो, इन दोनों के मींस कॉन्सिक्यूटिव जो लगातार क्रेस्ट थ्रो आते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ. The SI unit of wavelength is meter. अच्छा, अगर वेवलेंथ मान लीजिए 5 मीटर मींस और आपने नापा तो वेवलेंथ 5 आया, तो आगे क्या लगाएंगे, यूनिट क्या लगाएंगे, 5 मीटर लगाएंगे. क्या लगाएंगे, यूनिट 5 मीटर लगाएंगे. देन सेकंड इज एम्पलीट्यूड. सेकंड इज एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट or distance of a crest or the trough from its mean position is called amplitude. अच्छा, अब जो amplitude और crest में अगर हम लोग डिफरेंस समझे तो क्या होगा, वन सेकेंड. तो crest जो है वो तो बस ऊपर वाले को बोलते हैं, मींस crest जो है वो बस ऊपर वाले को बोलते हैं, लेकिन amplitude जो है वो ये भी कहलाएगा, ये भी और ये भी, ये दोनों, ये भी और ये भी दोनों ही एम्पलीट्यूड कहलाएगा. लेकिन क्रेस्ट जो है वो बस हाई रीजन के ये इसके दूरी को कहलाएगा, और ये इसका ये भी और ये भी, ये दोनों एम्पलीट्यूड कहलाएगा. सो यही डिफरेंस है किसमें, एम्पलीट्यूड और क्रेस्ट में. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट मींस एक मीडियम था, इसका ये जितना ये ऊपर जाएगा यही क्या कहलाएगा, ये this line, you can say that this is called the amplitude. The maximum displacement or a distance, आप चाहे displacement कहें चाहे distance कहें, किसी crest का या फिर किसी ट्रो का, ये ट्रो हुआ ये crest हुआ, चाहे crest का चाहे ट्रो का, from it the mean position. mean position क्या है इसका, ये है mean position. क्या है ये, दिस इज अ मीन पोजीशन. मीडियम किसी भी मीन पोजीशन, मीन रेस्ट पोजीशन, कोई बॉडी रेस्ट में थी, आप उसको डिस्टर्ब कर दिए तो वो क्या हो गई, वो वाइब्रेट करना शुरू हो गई, वो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू हो गई. सो ये क्या है, ये ट्रो है, ये क्या है, ये क्रेस्ट है. अच्छा, the SI unit is meter. The SI unit is meter. अच्छा, अगर कहीं एम्पलीट्यूड नापना होगा, वैसे ये नहीं, बट इतना याद रखिए, अगर ऐसे पूछ सकता है SI unit of amplitude is, so you can write the meter. Then loudness of a sound, or you can say the loudness.
द लाउडनेस मीन्स एम्पलीट्यूड पे ही लाउडनेस मीन्स लाउडनेस किस पे डिपेंड है? एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस किस पे डिपेंड है? एम्पलीट्यूड पे। Loudness is a characteristic by which loud sound can distinguish from the feeble sound. अच्छा, loudness ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोग किसी लाउड साउंड को पहचान सकते हैं और किसी मीन्स स्लो साउंड को और फीबल साउंड को पहचान सकते हैं। लाउडनेस एक ऐसी क्वालिटी और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है। It depends on the amplitude of the sound wave. More the amplitude, louder is the sound. अच्छा, हम लोग ने अभी बात की जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड रहता है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस साउंड की क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस क्या होगी? साउंड की कम होगी। इट इज मेजर्ड इन डेसिबल। अब लाउडनेस की यूनिट क्या है? डेसिबल। अगर 20 है तो 20 डेसिबल लिखेंगे आप, 20 डेसिबल। 30 है तो 30 डेसिबल लिखेंगे। इसका यूनिट क्या है? डेसिबल। यू कैन सी द यूनिट इज डेसिबल। देन you can see here a diagram. The more you can see in this, the green, the blue color line have more amplitude, so it is a loud sound. It has more amplitude, so more amplitude makes the sound loud, so this is a loud sound in compared to that sound. Or this sound amplitude is low, this sound amplitude is low, then it is called the soft sound. Then it is called the soft sound. It is called the soft sound because its amplitude is less, so it is a loud soft sound, and the amplitude is higher of this sound, so this is a loud sound. Okay, then third characteristic will be the time period. Third characteristic will be the time period. Time period is the time required to produce one complete a wave or oscillation. The SI unit of the time period is second. अब अच्छा, अगर मान लीजिए हम लोग इस वाले डायग्राम, मान लीजिए डायग्राम हम लोग जो वेव के 2 और 1 सेकेंड, ये जो है ये अब हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट मींस जितना एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही क्या होता है? टाइम पीरियड। वही क्या होता है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जो है वो वन ऑसिलेशन कितना होता है? 1 सेकेंड। वन ऑसिलेशन कितना होता है? इतना। बस एक क्रेस्ट एक ट्रो, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वन ऑसिलेशन। क्या? एक क्रेस्ट एक ट्रो, ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं? एक ऑसिलेशन और एक वाइब्रेशन आप कह सकते हैं। एक क्रेस्ट एक ट्रो ही मिलके क्या बनाते हैं? वन ऑसिलेशन। और इसके एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज सेकंड। एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। सबकी एसआई यूनिट आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, सो याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देन फ्रीक्वेंसी। Frequency is the number of waves or oscillation produced in 1 second. The SI unit of frequency is hertz. अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार वाइब्रेट करेगा वही क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे? हर्ट्ज। अच्छा, एक फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है, ओके, टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर मान लीजिए 10 दिया है तो 1 बाई 10 तो कितना हो जाएगा? 0.1 हर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा? ये इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देन पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पिच क्या होगा? पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फ्रीक्वेंसी द्वारा पता चलती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड है। पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय व्हिच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फ्लैट साउंड। अच्छा, अब जो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि श्रिल साउंड को फ्लैट साउंड से अलग करती है।
क्या श्रिल साउंड को फ्लैट साउंड से अलग करती है और उसको पहचानने में मदद करती है कौन आवाज श्रिल है कौन आवाज फ्लैट है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। ये किस पे डिपेंड होती है? साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पे। मींस जो पिच है वो किस पे डिपेंड रहती है? फ्रीक्वेंसी पे। और जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड रहता है। लो फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज लो पिच साउंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज हाई पिच साउंड। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी मींस एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच आवाज जो है वो लेस पिच होगी और फ्लैट साउंड होगी। और अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब एक सेकेंड में ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ज्यादा ही बार वाइब्रेशन होगी, तो जो आवाज है वो श्रिल निकलेगी। सो आप ये देख सकते हैं एक सेकेंड में ये धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, तो ये क्या है? ये लो पिच है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, एक सेकेंड में देखिए ऐसे है, तो ये हाई पिच होगा। क्या होगा? हाई पिच होगा। तो ये बात कर ली हम लोग किसकी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की। देन ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। अच्छा, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड होता है, क्या होता है देखते हैं। आवर ईयर्स कैन हियर अ साउंड इन अ पर्टिकुलर रेंज। हमारा जो ईयर है किसी चीज की कैपेबिलिटी होती है, हमारी ईयर की सुनने की भी क्षमता है कि इतने से इतने लाउडनेस और इतने से इतने मींस लाउडनेस का जो आवाज रहेगा वही हम सुन पाएंगे। Sound having frequency roughly ranging from 20 Hz to 20,000 Hz lies in the audible range. In this range we can hear the sound. In this range we can hear the sound. अच्छा, साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसी को क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज, ऑडिबल साउंड भी कहते हैं। और इसी रेंज में, इसी साउंड के रेंज में हमारा जो ईयर है वो साउंड को हियर कर सकता है। अगर 20 से कम होगा तब भी हमारा साउंड नहीं हियर करेगा, 20,000 से अगर ज्यादा होगा तब भी नहीं, तब भी हमारा कान जो है मीन्स हमारे जो ईयर है वो साउंड को सुन नहीं पाएंगे, सो साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस, ये बहुत पूछा जाता है, ये रेंज याद रख लीजिए, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। देन साउंड having frequency of less than 20 hertz is called infrasonic and sound having means, अब क्या होता है? ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी और क्या होती है? लेस 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब वो एक सेकेंड में 20 हर्ट्ज मीन 20 टाइम्स से कम टाइम्स तक वो वाइब्रेट करेंगे। ऐसे ही साउंड को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहते हैं? इंफ्रा साउंड, और यू कैन से दैट इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। और ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है क्या? ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी मींस 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, मींस वो एक सेकेंड में 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा बार वाइब्रेट करेंगे, ऐसे साउंड को क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, you can say that ultrasonic or you can say ultrasound or ultrasonic sound or infrasound or infrasonic sound. Then these frequencies are inaudible to us. ये frequency जो है वो inaudible means हमारे कान द्वारा डिटेक्ट नहीं होगी। Then unlike humans, animals have different audible range of hearing. For example, means जैसे कि ह्यूमन मीन्स ह्यूमन की तरह सारे एनिमल की कैपेबिलिटी है सुनने की, सारे एनिमल के पास ईयर है, वो सब सुन लेते हैं, वो सब सुन लेते हैं, ठीक है, वो सब सुन लेते हैं। तो उसी तरह सारे एनिमल की भी क्षमता है सुनने की। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। मीन्स एलिफेंट क्या करता है? एलिफेंट 20 हर्ट्ज से कम के आवाज को भी सुन सकता है, तो इसकी भी कैपेबिलिटी है, एलिफेंट के भी ईयर की कैपेबिलिटी है। And bat can hear sound of frequency more than 20 kg hertz. अच्छा, 20 kg hertz means 20,000 hertz.